मेरा नाम साक्षी है। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मैं 14 साल की थी जब एक दिन मेरे पापा बहुत ही गुस्से में घर आए और मेरी माँ को मारने लगे। मेरी माँ ने पापा से मारने की वजह पूछी तो पापा ने अपनी जेब से कुछ तस्वीर निकालकर मेरी माँ के सामने फेंक दी। वह तस्वीर मैं तो नहीं देख सकी थी, मगर उन तस्वीर को देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ रोते हुए मेरे पापा से कह रही थी, तो मैं ऐसा कैसे कर सकते हो? वह मेरे पापा से माफ़ी मांग रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ किस बात की पापा से माफ़ी मांग रही हैं, मगर पापा थे कि उनका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। मेरे पापा मेरी माँ को एक चरित्रहीन औरत कह रहे थे। बात अब तलाक तक आ पहुंची थी। मेरी मम्मी मेरे पापा के कदमों में बैठकर कह रही थी कि भगवान के लिए मुझ पर यह जुल्म मत करो। मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? लेकिन मेरे पापा किसी भी तरह अपने गुस्से को कम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने मेरी माँ को बालों से पकड़कर उठाया और तलाक के पेपर मेरी माँ के मुंह पर मारकर बाहर चले गए। ज्यादा समय कह गए थे कि जब मैं वापस आऊं तो तुम माँ बेटी मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। मम्मी अब इस घर से जाने के लिए अपना और मेरा सामान पैक कर रही थी और मैं तो यही सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि अचानक यह सब कैसे हो गया। हम तो अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे। मम्मी और पापा एक दूसरे के साथ खुश थे, फिर वह मेरी माँ को तलाक कैसे दे सकते थे? मैं जब से पैदा हुई थी मुझे हर तरह की सहूलियत मौजूद थी। मेरी हर इच्छा को पूरा किया जाता था। खैर पापा का घर छोड़कर हम हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों माँ बेटी बस में बैठकर बस स्टेशन पहुँच गए थे और फिर वहाँ से मम्मी ने लखनऊ के लिए टिकट बुक कर ली थी। मुझे शुरू से ही लखनऊ जाने का बहुत शौक था। आज मेरी इच्छा पूरी हो रही थी, मगर ऐसी हालात में कि आंखों से आंसू ही टपके जा रहे थे। मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से लग रहा था कि ना जाने हम माँ बेटी कहाँ जाकर रहेंगे, हमारा सहारा कहाँ होगा, कहीं जगह मिलेगी भी या नहीं, फिर सड़क पर ही सोना पड़ेगा। मुझे गहरी सोचों में डूबा देखकर मम्मी कहने लगी, क्या बात है साक्षी, क्या सोच रही हो? मैं बोली कि मम्मी मैं तो सोच रही थी कि हम बेंगलोर जाएंगे। आपकी मम्मी पापा का घर तो बेंगलोर में है, मगर आपने तो सीधा लखनऊ जाने का फैसला कर लिया। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के घर ले जाती तो क्या होता? वहाँ कौन सा मेरे माता पिता मौजूद है जो मुझे देखकर खुश हो जाते? इस घर में तो मेरे 4 भाइयों की पत्नियां हैं जो हम दोनों को वहाँ पर नौकरानियों की तरह रखते। मैंने ऐसी जिंदगी तो नहीं सोची थी तुम्हारे लिए। हाँ, अगर मैं अकेली होती तो मैं अपनी भाभीयों के जूठे बर्तन धोने में मुझे कोई गरज नहीं थी, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मैंने अपनी माँ की तरफ बहुत ही गौर से देखा। मेरी माँ भी कितनी महान औरत थी, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, फिर भला मेरे पापा ने उन्हें तलाक क्यों दी थी? मैं सोचने लगी कि पापा ने बहुत ही गलत किया था। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम पापा को मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था। कुछ ही देर के बाद हम लखनऊ पहुंच गए थे। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बोली, मम्मी हम कहाँ जाएंगे? मम्मी ने उस समय मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रिक्शे को हाथ के इशारे से रोक लिया। न जाने हम किस मंजिल की तरफ जा रहे थे। मम्मी ने रिक्शा वाले को एक एड्रेस समझा दिया था। मैंने हैरत से मम्मी की तरफ देखा कि मम्मी को एड्रेस कैसे मालूम था। हम एक सुनसान से इलाके में आ गए थे। मम्मी ने रिक्शे वाले को किराया दिया और फिर एक घर की तरफ बढ़ने लगी थी। घर बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था। घर के दरवाजे पर एक 50-60 साल का एक मर्द खड़ा था जो मेरी माँ को देखकर मुस्कुराने लगा था और बोला, आपने हमें अपनी सेवा का मौका दिया, हमें बहुत खुशी हुई है। फिर उसने मेरी माँ की तरफ चाबियां बढ़ा दी। मम्मी ने भी मुस्कुराकर वह चाबियां थाम ली थी। मम्मी कहने लगी, अब तो हम आपके शहर आ गए हैं, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। वह आदमी मुस्कुराकर मम्मी को देख रहा था। मैं इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझती थी। वह आदमी जाने लगा, फिर थोड़ा रुककर बोला, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। मम्मी ने सिर हिला दिया और घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। यह घर तो मेरे पापा के घर से भी ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ का फर्नीचर देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। मम्मी मुस्कुराई। मैं बोली, मम्मी यह किसका घर है और यह आदमी कौन था? मम्मी कहने लगी, आदमी जो कोई भी था उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है।
बस इतना समझ लो कि यह घर हमारा है। मैंने सर हिला दिया। लगभग आधे घंटे के बाद वह आदमी बहुत से खाने की चीजों लेकर साथ लौटा था। खाने का सामान मम्मी ने दरवाजे से ही पकड़ लिया था और उस आदमी को वापस भेज दिया था। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए जैसे ही मम्मी ने खाना प्लेटों में डाला, मैं जल्दी जल्दी खाने के लिए बैठ गई थी। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं मम्मी के चेहरे की तरफ देखती रही। मम्मी कितने सुकून से थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मम्मी कहने लगी, साक्षी, कुछ दिन हमें बहुत ही सब्र से काम लेना होगा। पता नहीं आने वाले हालात हमारे लिए कैसे होंगे। हो सकता है हालात हमारे लिए आसान भी हो और हो सकता है हमारे लिए मुश्किल भी हो। कह नहीं सकती कि 2 वक्त की रोटी भी हमें मिल सकेगी या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मम्मी मुझे यह क्यों कह रही थी कि हमें बहुत सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है, कुछ खाने को मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ तो कदम रखते ही रहने का इंतजाम हो गया था। साथ ही साथ हमें बहुत ही अच्छा खाना भी मिल गया था। क्या मम्मी यह सब बातें जानबूझ के कह रही थी? यह सब बातें सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। मगर फिर भी हम दोनों की जिंदगी ने बहुत से मोड़ लिए थे। मम्मी एक नौकरी करने लगी थी। मैंने उनसे नौकरी के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि एक स्कूल में टीचर की जॉब मिली है। मैं भी इस बात को सच मान लिया कि यह सच कह रही होंगी। कुछ ही दिन गुजरे तो मम्मी ने मेरा एडमिशन बहुत ही अच्छे और महंगे स्कूल में करवा दिया था, जिसकी फीस सुनकर मैं हैरान थी। एक ऐसी लड़की जिसकी माँ छोटी से स्कूल में टीचर हो, वह इतनी बड़ी फीस कैसे भर सकती थी? मैंने मम्मी से कह दिया था कि मैं इतने बड़े स्कूल में नहीं जाऊंगी, आप मुझे किसी छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन करवा दे। मम्मी ने मुझे समझाया कि मैं तुम्हें एक अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगी और तुमको इस काबिल बनाऊंगी कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। कल को कोई तुम्हें मुंह पर यह ना कह सके कि मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम खुद इस काबिल बनोगी कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगी, ना कि किसी के घर पर किसी पर बोझ बनोगी। मम्मी की बातें सुनकर मैंने सर हिला दिया। मेरा दाखिला बहुत ही अच्छे स्कूल में हो गया था। मैं स्कूल भी जाने लगी थी। जिंदगी रूटीन पर आ गई थी। सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले एक खामोशी होती है, क्योंकि खामोशी में छुपी तबाही को इंसान देख नहीं सकता। मम्मी दोपहर 1 बजे तक घर वापस आ जाया करती थी, मगर आज जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो घर का दरवाजा बंद था। यह तो शुक्र था कि मेरे पास घर की दूसरी चाबी मौजूद थी और मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी। भूख से मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। फ्रिज में कुछ सामान पड़ा हुआ था, मगर कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं मम्मी की चिंता में घुलती जा रही थी। मैं मम्मी की वापसी के लिए रो रो कर दुआएं कर रही थी। दिन तो ऐसे ही गुजर गया और रात के 9 बज गए थे, मगर मम्मी वापस नहीं आई थी। और फिर जब 11 बज गए तो घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंच गई थी। सामने ही मम्मी खड़ी थी। वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। मैंने आज फिर उनके पीछे उसी आदमी को देखा था जिसने हमें इस घर की चाबियां दी थी। वह दरवाजे से ही वापस लौट गया था। मम्मी मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हुई थी और मैं गुस्से से फट पड़ी थी। मैं बोली, मम्मी आप कहाँ रह गई थी? मेरा कुछ तो ख्याल किया होता। मैं कब से आपका इंतजार में पागल होए जा रही हूँ। मम्मी कहने लगी, साक्षी, इतने मोटे मोटे आंसू बहाकर मेरी खुशी खराब मत करो। आज मुझे घर आने में इतनी देर इसलिए हो गई क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़े होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अब हमारे दिन और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं दुनिया जहाँ की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में देकर ही रहूंगी। मैं बोली, मम्मी आपने पहले ही मुझे किसी चीज की कमी महसूस होने दी है क्या? मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मम्मी बहुत खुश लग रही थी। खैर मुझे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया था कि अब वह हर रात को लेट वापस आया करेंगी। स्कूल में 1 बजे छुट्टी हो जाती थी, मगर होटल में रात को 10 बजे तक ड्यूटी देनी होगी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक काम वाली का इंतजाम कर दिया था। इस बात पर मैं बहुत ही शोर मचाया था कि मम्मी पहले मुझे मेरा बाप छीन लिया और अब मेरी माँ भी दूर हो जाएगी। मैं एक नौकरानी के साथ सारी जिंदगी कैसे रहूंगी? मम्मी के चेहरे पर आज पहली बार मुझे दुख नजर आया था। वो कहने लगी, मैंने तुमसे तुम्हारा बाप नहीं छीना,
क्या तुम अपने बाप के लगाए गए इल्जाम को सच मानती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत थी? मैंने ना में सर हिला दिया और मैं बोली कि मम्मी, मैं आप पर कभी भी शक नहीं कर सकती। मैं तो बस आपकी जॉब की वजह से परेशान हूँ। मम्मी चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मेरे लिए अतीत की बातें ताज़ा हो गई थी। मुझे आज भी वह दिन याद आ रहा था जब पापा ने मम्मी को तलाक दी थी। पापा ने मम्मी से कहा था कि तुम एक चरित्रहीन औरत हो, और भला वह तस्वीर किसकी थी जो मम्मी ने उस समय जला दी थी। जब हम लखनऊ आए थे तब से मम्मी के रंग ढंग ही बदल गए थे। मम्मी तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। फिर वह कौन था जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा था? वह आदमी भला कौन था जो मम्मी के साथ मुझे अक्सर नजर आता था? अब मैं भी जवान हो चुकी थी, इसलिए मेरी सोच का पैमाना फैलता जा रहा था। दिल में ऐसे भी ख्याल आ रहे थे जिनको सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। अब जिंदगी का नया इम्तिहान शुरू हो गया था। मम्मी बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी थी। मेरे 10वीं क्लास के एग्जाम सर पर थे। सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। इतने इतने दिन गुजर जाते थे और मम्मी से बात भी नहीं हो पाती थी। मेरे एग्जाम खत्म हुए तो एक दिन मम्मी जब काम से वापस आई तो बहुत ही थकी हुई थी। मैं बोली, मम्मी आप यह जॉब छोड़ दो, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। तब मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, साक्षी तुम्हें पता है क्या, दूसरे देशों में जब बच्चे अपने एग्जाम से फ्री होते हैं तो वह समय गुजारने के लिए छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं। इस तरह उनके पास जॉब करने का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अगर तुम्हें यह आइडिया अच्छा लगता है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए होटल में जॉब दिलवा दूंगी। मुझे भी मम्मी के साथ होटल में जॉब करने का शौक था, इसलिए मैंने भी हामी भर ली और बोली, मम्मी यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी बात पर मम्मी भी खुश हो गई थी और फिर अगले दिन से मम्मी ने होटल में जाकर मेरी जॉब के लिए बात कर ली होगी, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ही मैं मम्मी के साथ होटल आने लगी थी। मम्मी इस होटल में मैनेजर थी। सब उनका बहुत ही सम्मान करते थे। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे वेटर की जॉब मिल गई थी। मैं बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी से काम किया करती थी। जिंदगी का एक नया पहलू मेरे सामने खुला था। यहाँ पर काम करने वाली बहुत सी लड़कियाँ अपने घर के हालातों की वजह से मजबूर थी। ऐसी लड़कियाँ भी होटल में मौजूद थी जो अपने घर का खर्च चलाने के लिए सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर ही थी। मेरी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। हम सब मिलकर लंच किया करते थे। मम्मी भी मेरी काम से बहुत खुश थी। वो कहती थी, बेटा मुझे इस बात पर गर्व होता है कि तुम सबके साथ घुल मिल गई हो। तुम्हारा दोस्ताना व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया है। तुम कभी किसी पर रोब नहीं जमाती कि तुम एक मैनेजर की बेटी हो। मम्मी की बातें सुनकर मैं भी मुस्कुरा देती थी। एक दिन मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, साक्षी आज सफाई वाली नहीं आई है और हमें फौरन ही 11 नंबर कमरा साफ करना है, तो उसकी सफाई कर दोगी? मैं किसी और को नहीं कहना चाहती क्योंकि वह रूम बहुत ही स्पेशल रूम है। मैं बोली कि मम्मी मैं कर दूंगी। मैं जाने लगी तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगी, बेटा इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रूम तुमने साफ किया है, क्योंकि इस रूम की सफाई करने वाली जो लड़की है उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो वह घर चली गई है। इस रूम के मालिक को किसी और की सफाई पसंद नहीं आती। अगर उसे पता चला कि उसके रूम की सफाई किसी और लड़की ने की है तो वह बवाल मचा देगा। होटल के मालिक बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर नाराज हो। मुझे मम्मी की बातों ने हैरान कर दिया था। मैंने सोचा कि सफाई करने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर मम्मी ऐसा क्यों कह रही थी? मैंने मम्मी से कमरे की चाबियां ली और अंदर चली गई। मैं बड़े आराम से उस कमरे को देख रही थी कि कहां से काम शुरू करूं, और तब अचानक ही पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और तभी मुझे किसी के मजबूत हाथों की गिरफ्त महसूस हुई थी। वह हाथ मेरे होठों पर रखकर मेरी चीख दबा दिए गए थे। फिर मुझ पर कयामत बीत गई थी। खिड़की से आई रोशनी में मैंने उस आदमी का चेहरा देखा था। बड़ी बड़ी मूंछों वाला कोई 50-55 साल का आदमी था। मेरे ऊपर कयामत बीत रही थी। बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी वह अपना काम करके चला गया था। और फिर उसके बाद मैं कमरे से बाहर आई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मम्मी ने मुझे देखा तो हाथ से पकड़कर एक कमरे में ले आई। वह बोली, क्या बात है साक्षी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? मैंने रोते हुए मम्मी को सारी बात बता दी। मुझे यही लग रहा था कि मम्मी को जब इस बात का पता चलेगा
तो वह पूरे होटल को सर पर उठा लेंगे। वह सीसीटीवी कैमरे का सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे कि आखिर उस कमरे में मुझसे पहले कौन गया था। वह मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगी। मगर मम्मी ने मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, साक्षी तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बात को किसी के सामने मत लाना, इस बात को भूल जाओ। अगर यह बात खुल गई तो हमारे हाथ सिवाय बदनामी के कुछ नहीं आएगा। हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। लोग मुजरिम को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, बल्कि तुम ही सवाल जवाब के घेरे में आ जाओगी कि आखिर तुम उस कमरे में क्यों गई थी। मम्मी की बातें सुनकर मैं डर गई थी, इसलिए मैं भी चुप हो गई। मम्मी ने होटल में मेरी तबीयत खराबी का बहाना किया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई थी। उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया, जिससे यह साबित हो गया था कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं बोली, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। मम्मी कहने लगी, वह तुमसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। बेहतर है कि हम चुप हो जाएं। हम दोनों माँ बेटी घर आ गए थे। मैं अपने कमरे में चली गई थी और लेटकर अपनी बेबसी के बारे में सोचने लगी थी। मैं कितनी बेबस थी कि मुजरिम को यह सब करने से रोक नहीं पाई। फिर अब मैं उसे सजा भी नहीं दिलवा पा रही थी और वह आज़ादी से घूम रहा था। अगर मैं आवाज उठाती तो वह जेल की सलाखों के पीछे होता, मगर मैं क्या करती। मम्मी ने मुझे यह कह दिया था कि मैं अपने तरीके से इस बात का पता लगा लूंगी। तुम किसी के सामने मुंह मत खोलना, मैं खुद ही मुजरिम को सजा दिलवाऊंगी। बस तुम सब्र करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मैं तुम्हारी मुजरिम को जल्द से ही पकड़वा सकूं। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी कि मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैंने मम्मी से कहा कि जब मुजरिम पकड़ा जाए तो उसे मेरे सामने बेनकाब करना, मगर मैं कहाँ जानती थी कि मुजरिम की असलियत जानने के बाद मैं रिश्तों पर भरोसा करना ही छोड़ दूंगी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। मैंने सोचा कि मम्मी के कमरे में चली जाऊं और उनसे बातें करूं और उनको बताऊं कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूं। इसलिए मैं मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैं दरवाजे तक पहुंची थी कि मुझे अंदर से मर्दाना आवाज सुनाई दी थी। मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए थे। उसी समय मम्मी के कमरे से मर्दाना आवाज आना बंद हो गई थी। मैं अंदर झांक कर देखा तो सांस लेना भूल गई थी। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। कमरे में कोई और नहीं बल्कि वही मर्द मौजूद था जिसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी, और साथ वह आदमी भी था जिसने पहले दिन इस घर की चाबियां मम्मी के हाथ में रखी थी। और फिर उसके बाद तो वह बहुत मौकों पर मुझे मम्मी के आसपास भी नजर आया था। मैंने झटके से मम्मी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई थी। जब उन तीनों की नजर मुझ पर पड़ी तो वह घबरा गए थे। मैं अपने मुजरिम के सामने खड़ी हो गई थी। मैंने उसका गिरबान से पकड़ लिया और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। मैं चीख कर बोली कि तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया था? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दूसरा आदमी मेरे मुजरिम को मारता हुआ गिरबान पकड़कर बाहर ले आया था, जबकि मैं और मम्मी कमरे में ही रह गए थे। मम्मी मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैं बोली, रात के 3 बज रहे हैं और इस समय यह मेरा मुजरिम आपने अपने कमरे में क्यों बिठा रखा है? आपने इसे अब तक सजा क्यों नहीं दिलवाई? मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि मुझे आज अपनी माँ के चेहरे से, उनके आंसुओं से और उनके पूरे वजूद से ही बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। मम्मी कहने लगी कि साक्षी, मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मैं उस समय केवल 16 साल की थी जब मुझे तुम्हारे पापा की दुल्हन बनाकर विदा कर दिया गया था। मैं अपने माता पिता के घर को छोड़ने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर क्या कर सकती थी? मेरे माता पिता ने कहा, मैं वैसा ही किया। मेरे माता पिता बहुत ही अमीर थे, मगर उन्होंने मुझे कोई लंबा चौड़ा दहेज नहीं दिया था, बस थोड़ा सा सामान दिया था, क्योंकि मेरे पापा दहेज लेने और देने की सख्त खिलाफ थे। इस बात पर दुख तुम्हारे पापा को बहुत था। एक दिन तुम्हारा बाप कहने लगा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों और दहेज की खातिर की है, मगर तुम तो खाली हाथ ही मेरे माथे मर गई हो। तुम अपने माँ बाप के घर जाओ और अपने माँ बाप से गाड़ी के लिए कहो। मैंने तुम्हारे बाप से मना किया कि यह सब ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक की धमकी दे दी थी। मैं मजबूरन अपने पापा के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। पापा कहने लगे, बेटी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो तुम्हारे लिए ऐसे लालची आदमी को चुन लिया है। मैं चुप रही तो पापा बोले, अगर मैं तुम्हारे पति की बात आज मान ली
तो वह तुम्हें अगली बार भी मेरे पास ही भेजेगा। वह तुम्हें एकदम से भिखारन बना देगा और पूरी जिंदगी तुमसे यहाँ से सामान मंगवाता रहेगा। मैं और तुम्हारी माँ तो उसके डिमांड पूरी करते करते मर जाएंगे, और हमारे मरने के बाद क्या होगा? तुम्हारे भाई यह सब करेंगे? हरगिज नहीं। तब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा पति नर्क बना देगा। तुम आज ही उसको जाकर मना कर दो। पापा की बातें मुझे समझ में आ गई थी, मैंने ऐसा ही किया। मगर तुम्हारा बाप बहुत ही बेशर्म और ढीठ इंसान था। बात सच में तलाक तक जा पहुंची थी, तो मेरे पापा ने उसकी डिमांड मान ली। तुम्हारा बाप तुम्हें जो भी ऐश कराता था, वह तमाम चीजें मेरे बाप के घर से ही आती थी। फिर मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे थमाकर मुझे मेरे भाइयों के घर भेज दिया। मेरे भैया ने अब तुम्हारे बाप की डिमांड पूरी करने से मना कर दिया, तो तुम्हारे बाप ने मुझ पर बद किरदार का इल्जाम लगाकर तलाक दे दी। और वह तस्वीर जो उस दिन मैं जला दी थी, वह तुम्हारे बाप ने मेरी किसी और मर्द के साथ बनवाई हुई थी। वह सब झूठी थी। वह मुझे और मेरे भाइयों को ब्लैकमेल करना चाह रहा था, मगर मैं अब थक चुकी थी, इसलिए मैंने वह तस्वीर जला दी जिस पर तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। जब मैं अपने भाइयों को फोन करके बताया तो वह बोले कि हमारे पास मत आना, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि पता नहीं हमें रहने की जगह मिलेगी भी या नहीं। मगर तभी मुझे एक अनजान नंबर से फोन आ गया था। पता चला कि यह तो हमारा बहुत पुराना नौकर है। उसने मुझे बताया कि मेरे पापा ने मौत से पहले लखनऊ वाला घर मेरे नाम कर दिया था, और साथ ही लखनऊ शहर में 2 दुकानें भी मेरे नाम की थी। मेरे पापा ने मेरे भाइयों से छुपाकर यह जायदाद मेरे नाम की थी, और हमारे एक पुराने नौकर को उसके पेपर दे दिए थे कि अगर कभी भविष्य में मेरी बेटी पर कोई खतरा आए तो यह पेपर मेरी बेटी को दे देना। मेरे भाई बहुत सख्त थे। मैंने अपने पापा के उस पुराने नौकर से मकान की चाबियां ली थी, और दुकान का किराया भी मुझे ही लाकर दे देता था। मैंने दुकानों के किराए से तुम्हें अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाई थी। तुम्हारे साथ जब यह हादसा हुआ तो मैं डर गई थी, और तुम्हें इसलिए खामोश रहने के लिए कहा था क्योंकि वहाँ की चाबियां तो सिर्फ मेरे पास मौजूद थी। फिर तुमसे पहले वहाँ कौन जा सकता था? मैंने अपने तरीके से मालूमात की और अपने पापा के नौकर रमेश को यह काम सौंप दिया था। आज वह तुम्हारे मुजरिम को मेरे सामने ले आया था। यह तुम्हारे सगे बाप का भेजा हुआ आदमी था। उसे पता चल गया था कि मेरे बाप ने मेरे नाम जायदाद कर दी थी, और मैं उसके बगैर बहुत अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम्हारे बाप से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह मुझे बर्बाद कर देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी ही बेटी की इज्जत खराब करवा दी, सिर्फ इसलिए कि मुझे नीचा दिखा सके। मैं मम्मी की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे मुजरिम को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। अगले दिन मैं थाने गई ताकि मम्मी की बातों की जांच कर सकूं। मम्मी का कहा एक एक शब्द सच था। वह आदमी मेरे ही द्वारा भेजा हुआ था। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। मेरे मुजरिम को कानून ने सजा दी और मेरे बाप को भगवान ने सजा दे दी थी। उसे पैरालाइज हो गया और वह बिस्तर पर पड़ गया था, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मेरे मुजरिमों को तो सजा मिल गई थी, मगर मैं बेबस हूँ और परेशान हूँ। इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरा सगा बाप जो मेरा रक्षक था वही मेरा भक्षक निकला। तो फिर किसके ऊपर भरोसा करूँ? मेरा दिल करता है कि मैं अपने बाप के पास चली जाऊँ और उसे पूछूं कि उसने मेरे साथ यह जुल्म क्यों किया। मैं तो तुम्हारी सगी बेटी थी, और बेटियों को तो लोग जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मैं अपने दिल का बोझ उतारना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं उस इंसान का चेहरा भी देखूं। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, पढ़ाई पर से भी ध्यान हटा लिया था। फिर एक दिन मम्मी ने मुझे समझाया कि उस नीच इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं मानती हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उसे भूलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर उसको याद करती रहोगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी? मैं कहती हूँ अपने ऊपर आने वाले कयामत को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मम्मी की बातों से मेरे दिमाग पर असर तो हुआ था। मैंने फिर से अपनी पढ़ाई जारी की थी और पूरी लगन से अपनी पढ़ाई की। आज मैं एक कामयाब वकील हूँ। मेरे पास लड़कियों के ऊपर हुए जुल्म के जो भी मामले आते हैं, मैं उन्हें पूरी मेहनत और लगन से लेती हूँ।
उनकी फीस भी नहीं लेती और लड़कियों को पूरा इंसाफ दिलाती हूँ। उनके मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाती हूँ। मेरे नाना के वही पुराने नौकर रमेश अंकल, जो अब तक मम्मी का सहारा बने थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया। मैंने संकल्प को सारी हकीकत बता दी थी। मैं उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। सब कुछ जानने के बाद भी उसने मुझे स्वीकार कर लिया था। उसका कहना था, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, और जब तुम्हारे साथ यह सब कुछ हुआ था उस समय तुम्हारा बचपना था। आज से 10 साल पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, और ना ही कभी आगे जिंदगी में दोहराऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मुझे भी संकल्प की बातों पर विश्वास था और मैंने खुशी खुशी से संकल्प से शादी कर ली। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं और मेरी माँ ने कभी पलटकर भी मेरे बाप को नहीं देखा था। वह मर गया या जिंदा है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।